हे गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस टीवी हिंदी। और बहुत सारे मूवीज और कहानियों में ब्लैक होल को एक दुनिया से दूसरी दुनिया जाने का रास्ता बताया जाता है। पर क्या ये ब्लैक होल्स वाकई में दूसरी दुनिया तक ले जा सकता है? आखिर ये विचित्र से दिखने वाले ब्लैक होल्स होते क्या हैं? इसका निर्माण कैसे होता है? हम ब्लैक होल को कैसे देख सकते हैं? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि हम ब्लैक होल के पूरे कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाने वाले हैं। ब्लैक होल ये अपने नाम की तरह ब्रह्मांड का कोई छेद नहीं, बल्कि ये एक अदृश्य दानव के समान होते हैं जो दूर अंतरिक्ष में मौजूद हैं। ये दानव अपने आसपास के सभी चीजों को निगलते जाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा प्लेनेट क्यों ना हो या इवन कोई स्टार ही क्यों ना हो, ये सभी को अपने अंदर समा लेता है। इवन लाइट भी इसके ग्रेविटी के प्रभाव से बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए तो ये हमें अदृश्य दिखाई देता है। इतने सारे चीजों को निगलने के बाद भी इस दानव का भोग शांत नहीं होता। इसका बस चले तो पूरे ब्रह्मांड को भी ये निगल सकता है, फिर भी इसे कम ही लगेगा। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि ना चाहते हुए भी इसके आसपास की चीजें इसके प्रभाव से बच नहीं पाती। पर आखिर इन दानव का निर्माण कैसे होता है? कैसे ब्लैक होल बनते हैं? आइए जानते हैं। ब्लैक होल के जन्म की शुरुआत तारों के मरने के बाद से होती है। कुछ तारे विशाल होते हैं तो कुछ हमारे सूरज से भी छोटे होते हैं। सभी तारे ब्लैक होल का निर्माण नहीं कर सकते। साइंटिस्ट मानते हैं जिन तारों का मास हमारे सूर्य से 1.4 गुना अधिक होता है, वही एक ब्लैक होल में बदल सकता है। बाकी सभी तारे व्हाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार बन के खत्म हो जाते हैं। इस पर हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक विशाल तारे का आकार दो फोर्सेस बैलेंस करके रखती है। पहला ग्रेविटेशनल पुल जो तारे को सेंटर की ओर सिकोड़ना चाहती है, और दूसरा न्यूक्लियर फोर्स जो फ्यूजन रिएक्शन के कारण बनता है। ये फोर्स तारे के मास को बाहर की ओर धकेलती है, इसे सिकुड़ने से रोकती है। यही दोनों फोर्सेस तारे के आकार और चमक को बनाए रखती है। कई बिलियन ट्रिलियन साल बाद जब तारे अपने अंतिम चरण पर पहुंचते हैं, तब इन तारों के अंदर इतना ईंधन नहीं बचता कि इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो सके। धीरे धीरे इनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होना ही बंद हो जाता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाने के कारण तारे के अंदर न्यूक्लियर फोर्स भी नहीं लग पाता। अब फ्यूजन रिएक्शन बंद हो जाने के बाद इस तारे के अंदर सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल ही लगती है, जिसका परिणाम ये होता है कि ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये तारे सिकुड़ने लगते हैं। तारे की ग्रेविटी इसके मास को और भी कंप्रेस करने लगती है। इसके बाद वो तारा धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब ये तारा इतना कंप्रेस हो जाता है कि सिकुड़ने की सीमा यानी कि कंप्रेस होने की आखिरी लिमिट तक पहुंच जाती है। इसके बाद आगे वो और सिकुड़ नहीं सकते। इसके बाद होती है एक सुपरनोवा विस्फोट। विशाल तारे का विस्फोट की सुंदरता ही कुछ और होती है। काले अंधेरे अंतरिक्ष में कई अलग अलग रंग जगमगाने लगते हैं, लेकिन ये अलग अलग रंग अधिक देर तक नहीं चमक पाते, क्योंकि इन्हीं जगमगाते रंगों में छुपा होता है स्टार का कोर, जो सुपरनोवा विस्फोट के बाद अंतरिक्ष का दानव यानी कि ब्लैक होल के रूप में बन के आता है। ये दानव अपने आसपास के सभी ऑब्जेक्ट्स इवन लाइट को भी निगलना शुरू करने लगता है। ये अंतरिक्ष में ना दिखने वाले दानव के समान होते हैं, क्योंकि ये ब्लैक होल सभी चीजों को अपने अंदर निगल लेता है, इवन लाइट को भी। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक पहुंचती है। अब क्योंकि एक ब्लैक होल लाइट पार्टिकल्स को भी निगल लेती है, इसीलिए इसे कोई भी देख नहीं सकता। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल उसके मास पर डिपेंड होता है। मास और ग्रेविटेशनल पुल को हम इस वीडियो से समझ सकते हैं। कैसे एक भारी ऑब्जेक्ट की ओर हल्के ऑब्जेक्ट्स चक्कर लगाते हैं। और बात करें मास की, तो मास के मामले में ब्लैक होल का कोई टक्कर ही नहीं। साइंटिस्ट मानते हैं कि एक छोटे से एटम का ब्लैक होल भी हिमालय के जितने विशाल मास को कैरी कर सकता है। इतने विशाल मास के कारण ग्रेविटेशनल पुल तो बढ़ना लाजमी है। यही वजह है कि एक बड़े साइज का ब्लैक होल आसानी से सभी चीजों को अपने अंदर समेट लेता है। ब्लैक होल सिर्फ अगल बगल के तारे और प्लैनेट्स पर ही प्रभाव नहीं डालते, बल्कि ये स्पेस टाइम पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। स्पेस टाइम को हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। स्पेस को हम एक इलास्टिक कपड़ा मान लेते हैं।
जिस प्लेनेट का मास जितना अधिक होगा वो उतना ही स्पेस को बेंड करेगा। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस और टाइम दो अलग अलग चीजें नहीं होती, ये दोनों एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं। उन्होंने हमें ये बताया कि जिस प्लेनेट का ग्रेविटी अधिक होगा वहाँ समय भी धीमा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान जुपिटर में रहता है तो उसका समय हमारे पृथ्वी के समय के अनुसार धीमा गुजरेगा, क्योंकि जुपिटर का मास हमारे पृथ्वी से अधिक है। यही वजह है कि उसका ग्रेविटेशनल पुल भी अधिक होगा, जिसकी वजह से समय धीमा हो जाता है। और जब बात आती है एक ब्लैक होल की, तो ग्रेविटी के मामले में इसका कोई टक्कर ही नहीं। यूनिवर्स में और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है जो ब्लैक होल के जितने मास को कैरी कर सकता है। इतने अधिक ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये स्पेस टाइम में एक इमेजिनरी होल क्रिएट कर देता है, जिसके कारण ब्लैक होल में समय का कोई अस्तित्व ही नहीं बच पाता। ब्लैक होल के सेंटर पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहीं पर सारा का सारा मास इकट्ठा रहता है और इसके आउटर बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि एक ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये लाइट को भी अपने अंदर समेट लेता है, लेकिन हम इसके इवेंट होराइजन को देख सकते हैं। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के चारों ओर चमकीले भाग को कहा जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये ब्लैक होल इवेंट होराइजन के चमकीले लाइट्स को क्यों नहीं निगलती। जब भी गैस और डस्ट पार्टिकल्स ब्लैक होल के नजदीक जाती है तो ये पार्टिकल्स ब्लैक होल का चक्कर लगाते लगाते हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ग्लो करने लगती है। ये ब्लैक होल में दाखिल होने से ठीक पहले का मंजर होता है। इसीलिए तो ब्लैक होल के चारों ओर यानी कि इवेंट होराइजन में हम लाइट्स को देख सकते हैं, जबकि इसके सेंटर को हम देख नहीं पाते। साइंटिस्ट इसके सेंटर को तो देख नहीं सकते, लेकिन इसके इवेंट होराइजन को देखकर उस ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। सभी ब्लैक होल का इवेंट होराइजन चमकदार नहीं होता। इस तरह के ब्लैक होल का पता लगाने का बस एक ही रास्ता होता है, इसके अगल बगल के प्लैनेट्स और स्टार के मूवमेंट का स्टडी करके। अगर कोई स्टार या प्लैनेट एक खाली अंधेरी जगह में चक्कर लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई अदृश्य ऑब्जेक्ट जरूर है, जिसके अंदर उन सभी ऑब्जेक्ट से अधिक मास है जो इसके चारों ओर घूम रहा है। यहाँ पर वो अदृश्य ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक होल ही होता है। कुछ ब्लैक होल्स विशाल होते हैं तो कुछ बेहद छोटे होते हैं। इन छोटे ब्लैक होल्स को हम प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। इस तरह के ब्लैक होल्स का निर्माण सुपरनोवा के विस्फोट से नहीं होता, बल्कि एक विशाल साइज का ऑब्जेक्ट जब कंप्रेस होकर आखिरी लिमिट तक पहुंच जाती है तब ये एक ब्लैक होल का निर्माण करती है। इन ब्लैक होल का साइज एक एटम के जितना छोटा भी हो सकता है, लेकिन इनका मास एक विशाल पर्वत से भी कई गुना अधिक हो सकता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इस तरह के ब्लैक होल ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में ही बना होगा, यानी कि बिग बैंग के बाद। इन ब्लैक होल से थोड़े बड़े ब्लैक होल्स जिसका मास सूर्य से भी कई गुना अधिक होता है। इस तरह के ब्लैक होल को स्टेलर मास ब्लैक होल कहते हैं। अंतरिक्ष में सबसे अधिक स्टेलर ब्लैक होल ही पाए जाते हैं और आखिरी टाइप के ब्लैक होल को हम सुपर मासिव ब्लैक होल कहते हैं। ये अपने नाम की तरह ढेर सारे मास को कैरी करता है। ये ब्लैक होल किसी भी ऑब्जेक्ट को निगलने से नहीं हिचकिचाते। इवन ये दूसरे ब्लैक होल को भी अपने अंदर समा सकता है। इस तरह के ब्लैक होल्स गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। इसकी ग्रेविटी का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा मिल्की वे गैलेक्सी एक विशाल मासिव ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है, और सिर्फ हमारा मिल्की वे गैलेक्सी ही नहीं बल्कि अनगिनत गैलेक्सीज इसका चक्कर लगा रही है। साल 2019 जब पहली बार किसी ब्लैक होल का तस्वीर लिया गया, इस तस्वीर को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने लिया था। ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो गैलेक्सी M87 के बीच मौजूद है। इसके तस्वीर को हम देखकर ये आराम से कह सकते हैं कि इसका इवेंट होराइजन कहाँ पर है। ये एक रियल ब्लैक होल का तस्वीर है। इससे पहले आज तक कोई भी ब्लैक होल का तस्वीर नहीं ले सका। इंटरनेट में जितने भी तस्वीरें थी वो सभी के सभी एक ब्लैक होल का आर्ट या फिर कंप्यूटर सिमुलेशन होता है। अब तक हम ब्लैक होल को बस एक कल्पना ही मानते थे। ये बस हमारे किताबों के पन्ने और थ्योरीज में ही सिमट के रह गई थी। इवन कुछ साइंटिस्ट तो ब्लैक होल को सच मानते भी नहीं थे, लेकिन इस तस्वीर ने साबित कर दिया कि अंतरिक्ष में दानव सच में मौजूद होते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल। अब ब्लैक होल के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा
कि सपोज हम स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं और अचानक से हमारे बीच एक ब्लैक होल आ जाए। यहाँ पर हमारी मुलाकात या तो छोटे ब्लैक होल से हो सकती है या फिर एक विशाल ब्लैक होल से। अगर हमारी मुलाकात बड़े ब्लैक होल से होती है तो अच्छी बात है, वरना छोटे ब्लैक होल्स तो हमारे शरीर के धज्जियां उड़ा सकती है। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे ही हम छोटे ब्लैक होल की बाउंड्री को पार करेंगे और ब्लैक होल के अंदर हमारा शरीर जा रहा होगा, अगर हमारा हेड पहले ब्लैक होल के अंदर जाएगा तो हेड में ग्रेविटी अधिक लगेगी और पैर में कम, जिसकी वजह से हमारे शरीर में तेज खिंचाव होगा। ये खिंचाव इतना अधिक होगा कि शरीर का हर एक पार्टिकल टूट के अलग हो जाएगा। वहीं अगर हम बड़े ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करके जैसे ही अंदर दाखिल होंगे, हो सकता है हम छोटे ब्लैक होल से अधिक देर तक जिंदा रह सके, क्योंकि हमारे सर और पैर में लगने वाली ग्रेविटेशनल पुल का डिफरेंस उतना अधिक नहीं होगा। हो सकता है हम उस ब्लैक होल के पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी तक पहुंच पाएं। ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद कुछ भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस किसी को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक ब्लैक होल के ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए हमें लाइट से भी अधिक स्पीड से बाहर निकलना पड़ेगा और लाइट के स्पीड को भी पार कर पाना इम्पॉसिबल है। सपोज कोई दूसरा इंसान अंतरिक्ष के दूसरे हिस्से में इस दृश्य को टेलीस्कोप से देख रहा होगा तो उसके लिए सब कुछ अलग दिखेगा। जैसे जैसे हम ब्लैक होल में गिर रहे होंगे उसे सब कुछ धीमा दिखेगा, और जब हम इवेंट होराइजन में होंगे उसे दिखेगा कि हम एक पॉइंट पर रुक चुके हैं, लेकिन ऐसा रियल में नहीं था। ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्लैक होल में समय का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। यहाँ पर फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। तो ये था एक ब्लैक होल का पूरा कॉन्सेप्ट। ब्लैक होल को भले ही हम एक दानव से कंपेयर करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसी ब्लैक होल के कारण आज हम जिंदा हैं। जिस तरह हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रहा है, इसी तरह हमारा पूरा गैलेक्सी एक ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। अगर ये ब्लैक होल ना होता तो सब कुछ अनबैलेंस हो जाता, और हो सकता है आज हम जिस तरह से अपने सौरमंडल को देखते हैं वो कभी बन ही नहीं पाता। ब्लैक होल भले ही सबको निगलती है, लेकिन ये जीवन भी देती है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।